पिछली वीडियो में हमने समझा था कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे प्रोड्यूसर की सप्लाई इंपैक्ट होती है, लेकिन पिछली वीडियो में हमने सिर्फ 4 फैक्टर्स किए थे, जबकि देर आर 8 फैक्टर्स विच इम्पैक्ट टू प्रोड्यूसर्स सप्लाई. Welcome everyone, you guys are watching Eco World Digital Classes. This is microeconomics series for standard 11th. और उन बच्चों के लिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना चाहते हैं, लाइक आई सेड, आज की वीडियो में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को कवर करेंगे. उसके अलावा आई एम गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे विच इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई. मतलब तुम्हें क्या लगा कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई एक ही बात है? नहीं नहीं, एक बात बिल्कुल नहीं है. दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. आज की वीडियो में इन्हीं पे डीप डाइव करेंगे. शुरू करें, चलो. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को हमने ऐसे समझना है कि यार प्रोड्यूसर हैज अ डिसीजन टू मेक. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, ये दो बातें अलग हैं. सो एज अ प्रोड्यूसर व्हेन यू प्रोड्यूस, जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको सप्लाई करना चाहें, क्योंकि सप्लाई का डिसीजन प्राइस से इंपैक्ट होता है कि यार क्या मैं इस दाम पे अपनी चीज बेचना चाहता हूं कि नहीं. लेकिन देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो दैट इंपैक्ट दिस डिसीजन. तो प्राइस तो एक है ही, उसके अलावा 7 और फैक्टर्स है, जिनमें से ये पहले 4 मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे. आज शुरू करते हैं फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ फैक्टर दैट इफेक्ट्स सप्लाई. फिफ्थ फैक्टर है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ व्हाट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी? तुमने सुना होगा यार, टाइम टू टाइम पीपल कीप ऑन अपग्रेडिंग देयर बिजनेसेस, है ना. पैसा लगाते हैं, मशीनें अपग्रेड करते हैं, प्रोसेसेस चेंज करते हैं, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज लेकर आते हैं. क्यों लेकर आते हैं? इतना पैसा क्यों लगाते हैं? सोचने वाली बात है. तो देखो, सीधा सा फंडा है, कोई भी प्रोड्यूसर कच्ची गेम नहीं खेलता, प्रॉफिट के लिए काम करता है. तो जब कोई प्रोड्यूसर प्रॉफिट के लिए काम करता है तो वो टेक्नोलॉजी में इसीलिए पैसा लगाता है ताकि उससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी पर यूनिट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कम हो जाए. क्योंकि जैसे ही कॉस्ट कम होती है वैसे ही आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है. तो लॉजिक बहुत सीधा है, जैसे ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगी द सप्लाई विल ऑल्सो राइज. प्रोड्यूसर वुड लाइक टू सप्लाई मोर, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, पर यूनिट जो कॉस्ट है, खर्चा जो है वो कम होता है. ऑब्वियसली मैंने एक नई मशीन लगाई, पहले मशीन थी बेचारी थक थक के काम करती थी, 10 यूनिट बनाती थी. अब मैंने मशीन लगाई यार, 1 घंटे में पिछली वाली 10 बनाती थी, ये वाली तो 1000 बना रही है. तो मतलब व्हाट इज हैपनिंग इज क्लियरली मेरा पर यूनिट कॉस्ट कम हो रहा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो मुझे ज्यादा सप्लाई क्रिएट करने में फायदा है. सो आई विल इंक्रीज द सप्लाई. ठीक. अब इसी लॉजिक से जब टेक्नोलॉजी कम नहीं होती, बेसिकली टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है. मैंने कहा ना, एक मशीन है बेचारी 10 सालों से चल रही है तुम्हारे पास, थकेली मशीन, तो वो कितना काम करेगी यार. आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम तो वो पैसा मांगेगी ही. यू विल हैव टू पुट इन मनी ऑन इट्स मेंटेनेंस, पुट इन मनी ऑन टेकिंग केयर ऑफ इट, और वो काम बहुत अच्छा नहीं करेगी. तो आपका बेसिकली प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ा रही है वो. सो व्हेन टेक्नोलॉजी फॉल्स डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस. आपका खर्चा, आपका पर यूनिट कॉस्ट कीप्स इंक्रीजिंग, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एज अ प्रोड्यूसर आपको नहीं लगेगा कि सप्लाई बढ़ाना कोई फायदेमंद चीज है, क्योंकि भाई मेरे को तो ऑलरेडी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसी पे बहुत खर्चा पड़ रहा है, और सप्लाई करने का मतलब है और खर्चा उठाना, और इस केस में इसका मतलब है और नुकसान झेलना. सो आई डोंट वांट टू डू इट, इसीलिए सप्लाई कम होगी. ठीक है, यहां तक क्लियर? ओके, आगे चलते हैं. कॉस्ट ऑफ इनपुट. कॉस्ट ऑफ इनपुट या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब ये बात तो अभी तक आपको क्लियर है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं. मतलब 4 चीजें हैं जिनके बिना कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती. दिस इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. और इन सब का भी एक दाम है, इन सब की भी एक कॉस्ट है. अब सीधी सी बात है, लेबर का एग्जांपल लेते हैं. मुझे लेबर ना महंगा हो गया मेरा. पहले मैं अपने लेबर को एक्स सैलरी देती थी, अब महंगाई बढ़ गई है, मुझे उन्हें ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है, यानी मेरे लिए लेबर की कॉस्ट बढ़ गई. फिर रॉ मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं. रॉ मटेरियल और एक्सपेंसिव हो गया. पहले आई यूज्ड टू बाय इट एट एक्स रेट, नाउ इट हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव, अब और महंगा खरीदना पड़ेगा. तो यार लेबर भी महंगा, रॉ मटेरियल भी महंगा, तो यानी मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, जो मेरी लागत है, मेरा खर्चा, वो बढ़ गया. अब जनरली क्या होता है, प्रोड्यूसर जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, मान लो ये मार्कर बना रही हूं मैं, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, तो मैं इसकी प्राइस बढ़ा देती हूँ. इफ द कॉस्ट इज अप आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट्स प्राइस, क्योंकि तभी इसको बेचना, इसको सप्लाई करना मुझे प्रॉफिटेबल है, तभी. लेकिन अगर मान लो मैं एक ऐसे मार्केट में बैठी हूँ जहां मैं ये रेट नहीं बढ़ा सकती. फॉर एग्जाम्पल 30 रुपए का मार्कर है, 20 रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, अब क्या हो गया, 30 रुपीज का
मार्कर है और 25 रुपया मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और एक मैं ऐसे मार्केट में हूं जहां मैं इसका रेट नहीं बढ़ा सकती, तब तो मैं मर गई भाई। तब 25 रुपए के कॉस्ट पे 30 रुपए का पेन बेच रही हूँ, मेरा प्रॉफिट तो उड़ गया ना। तो ज्यादा सप्लाई करके तो मुझे कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ता है, सप्लाई फॉल करता है, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल टू सप्लाई मोर। नुकसान हो रहा है, आप क्यों सप्लाई करेंगे? हाँ, अगर उल्टा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, सस्ता हो गया, रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, लेबर कॉस्ट सस्ता हो गई, तो वारे नहीं आ रहे, आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, फिर आपको कौन रोक रहा है और सप्लाई करने से? Therefore, when your cost of input falls, because you're getting more profits, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, you will increase your supply। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ओके। अब यहाँ पे कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, मैं जब नॉर्मली क्लासेस ले रही होती हूँ, दैट मैम क्यों प्रोड्यूसर अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकता? अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोड्यूसर अपनी प्राइस उसको बढ़ानी चाहिए, तो क्यों नहीं बढ़ाता? देखो यहाँ पे ना एक फंडा समझो, अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं, इको की धीरे धीरे समझेंगे। The larger picture is much more complicated. असल लाइफ में अपनी प्राइस बढ़ाना डिपेंड्स ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मेरा मार्केट जो है ना, वहां कैसे कंज्यूमर्स हैं, मेरी टारगेट ऑडियंस कैसी है। कहीं ऐसे कंज्यूमर्स तो नहीं है कि अगर मैंने 5% भी प्राइस बढ़ा दी तो भाग जाएंगे, दूसरे ब्रांड में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मैं ऐसे मार्केट में हूं, अगर मेरी टारगेट ऑडियंस हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, तो मुझे प्राइस बढ़ाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा, अगर प्रोड्यूसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, जनरली वो प्राइस बढ़ाता है, लेकिन अगर नहीं बढ़ा पाता भाई, तो फिर सप्लाई कम करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। सेवेंथ पॉइंट, नंबर ऑफ फर्म्स। तुम्हारे एरिया में बहुत सारी ज्वेलरी की शॉप्स हैं, एंड पहले 2 थी, अब 15 होगी। व्हाट विल हैपन टू सप्लाई ऑफ ज्वेलरी? रॉकेट साइंस तो है नहीं समझना, तुम समझ ही रहे हो। ऑब्वियसली इफ द नंबर ऑफ फर्म्स राइज, द सप्लाई इज आल्सो गोइंग टू राइज, बिकॉज़ देयर आर नाउ मोर ज्वेलर्स, ज्यादा गोल्ड बेच पा रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ रही है। वर्सेस दैट पहले 15 थी, अब 1 है। हमारे एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहीं बहुत मजेदार चीज होती है, हर आए दिन एक नया फूड जॉइंट खुलता है, तो वी गेट वेरी हैप्पी, ये फनी नाइस फूड जॉइंट वी आर गेटिंग, वील गेट नाइस फूड। थोड़े ही दिनों में वो बंद हो जाता है यार। वही वाला फंडा है कि जब नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ता है, सप्लाई बढ़ती है, जब नंबर ऑफ फर्म्स कम होती है, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम होती है। ठीक है, फाइनल पॉइंट है बिजनेस एक्सपेक्टेशंस। ये तुम देख रहे हो, मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये मैं करूंगी तुम्हारे साथ, ध्यान से लिखो। इस पॉइंट को ऐसे पढ़ना है कि फ्यूचर प्राइस अगर पता है, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस यू नो कि वो बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो आपकी एज अ प्रोड्यूसर जो करंट सप्लाई है उस पे क्या असर आएगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो तुम ज्वेलर हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही खूबसूरत, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस पीस दैट यू वांट टू सेल, और तुम्हें पता चल गया कि अगले महीने गोल्ड के रेट कुछ 5,000 रुपए से बढ़ने वाले हैं। So now you know that the future price, the expected business price of gold is going to increase in the next month. अब तुम बताओ यार, तुम ज्वेलर हो, तुम्हारे पास एक नेकलेस है, आज क्या करोगे? बेचोगे उसे? नहीं बेचोगे ना। तो यानी जो करंट सप्लाई है वो हो जाएगी कम। विद ऑब्वियस लॉजिक, व्हेन यू नो कि 5,000 से रेट बढ़ने वाला है, तो तुम आज क्यों बेचोगे? तुम अगले महीने बेचोगे, यू विल वेट फॉर इट। तो व्हेन फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो अप, द करंट सप्लाई गोज डाउन। वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। मुझे पता है एज अ ज्वेलर कि अगले महीने जो प्राइस है मेरी ज्वेलरी का, गोल्ड का, वो कम हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगी? यार मैं आप देखूंगी ना, तो आज ही बेच दूंगी, कि आज ही बेच दो, क्योंकि अगले महीने का क्या भरोसा, मुझे इतने भी पैसे मिले ना मिले। तो क्या होता है, जब फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेड है कि फॉल होगी, तो जो करंट सप्लाई है वो बढ़ जाती है, बिकॉज देन यू डोंट नो कि फ्यूचर में आपको वो दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमने करे 8 फैक्टर्स जो सप्लाई को इंपैक्ट करते हैं। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं इस पे? लेट्स टॉक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द फैक्टर्स? सबसे लेम टाइप क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई? तो इसमें 8 फैक्टर्स तो कभी भी लिखने को नहीं आएंगे, 6 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है। 6 पॉइंट्स लिखेंगे, डायग्राम जरूर बनाएंगे। हाँ, द अदर एंड अ मोर लाइकली क्वेश्चन टू कम इज कि गोल ऑफ द फर्म कैसे इंपैक्ट करती है सप्लाई को, 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं। रिलेटेड गुड्स की प्राइस कैसे इंपैक्ट करती है सप्लाई को, 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्रीज की बात करनी है। गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इंपैक्ट करती है, अगेन 4 मार्कर, टैक्स एंड सब्सिडी का पॉइंट। तो इस क्वेश्चन में ट्वीकिंग हो सकती है,
Plus these, any of these can come in HOTS or as true and false question. HOTS पे कैसे आएंगे? Would it be right to say that when state of technology increases, supply falls? True or false? HOTS question. ऐसे questions आ सकते हैं. Anyways, I will do a complete video on the top most likely questions to come in your examination. Do watch that video when that comes up. It's going to come in within this week or starting next week. Okay. Alright. आगे चलते हैं. तो factors खत्म हो गया. अब डिस्कस करते हैं बहुत जरूरी बात, which is difference between quantity supplied and supply. अब देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने अभी तक ध्यान दिया कि नहीं, सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा फर्क है. अब ये क्या फर्क है ये डिस्कस करते हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, जो हम कहते हैं कि सीबीएसई में कि ये तो पक्का ही आएगा, ये वैसा सवाल है. Okay, so difference between supply and quantity supplied. चलो जी बात करते हैं supply, quantity supply. Now I have to ask you a question, okay? As a producer, मैं जब हम बात करते हैं over the years कि यार आजकल ना मार्केट में फोन्स की सप्लाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा. हम जनरल बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट जनरल थिंग, कि जहां देखो यार हर किसी के हाथ में एक फोन है. नोकिया का ब्रांड है, सैमसंग का ब्रांड है, ऑफ कोर्स एप्पल इज देयर एंड सो मेनी अदर ब्रांड्स, एमआई, रेडमी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम. तो मतलब इतने फोनों की सप्लाई मार्केट में आ गई है, ऐसा लगता है मार्केट में फोनों की बाढ़ आ गई है. जहां देखो वहीं फोन ही फोन. एम आई राइट? So this, what we are talking about is supply of phones. So overall we can say over the last let's say 10-15 years, जो phones है ना उनकी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है. जहां जाओ बड़े इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल सकते हैं. My question to you, जब हमने ये सप्लाई की बात की, क्या हमने कहीं प्राइस की रेफरेंस ली? क्या तुम्हें लगता है कि ये सप्लाई जो मार्केट में इतनी ज्यादा हो गई है एंड्रॉइड फोन्स की, उसका कारण ये है कि ये महंगे हैं या ये सस्ते हैं? क्या प्राइस से इनका कोई लेना देना है? नहीं ना, नहीं ना, क्योंकि पिछले 15 सालों में एक ट्रेंड चेंज हुआ है कि हर किसी के हाथ में एक फोन है. फोनों की बाढ़ आ रखी है मार्केट में, और इसका अगर तुम ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, प्राइस से कोई लेना देना नहीं. नथिंग टू डू विद प्राइस. It's actually about change in technology. It is actually about a new innovation that has come up. But price से कोई लेना देना नहीं. तो supply जो है ना, supply is influenced by factors other than price. अब इस बात को ध्यान से समझेंगे. मैंने क्या कहा? फोनों की बाढ़ आने के पीछे, मार्केट में हर टाइप के फोन आने के पीछे प्राइस वाज नॉट द फैक्टर. किसी कंपनी ने, एप्पल ने जब आईफोन बनाया तो ये सोचकर नहीं बनाया होगा कि हाय मैं इसको इतना महंगा बेचूंगा. या जब मार्केट में प्रोड्यूसर्स नए नए फोन्स लेकर आ रहे हैं तो कोई ये नहीं सोच रहा कि इतने दाम. जो प्राइस का डिस्कशन है वो बाद में आता है. आज 15 सालों में फोनों की जो बाढ़ आ चुकी है मार्केट में, उसके पीछे का कारण प्राइस नहीं है, अदर फैक्टर्स है. व्हाट अदर फैक्टर्स? लाइक आई सेड, टेक्नोलॉजी का चेंज, लाइक आई सेड, इनोवेशंस हो रही हैं. मे बी समथिंग टू डू विद गोल ऑफ द फर्म. विजन है किसी कंपनी का कि हम ना ऐसा फोन बनाना चाहते हैं जो घड़ी की भी जगह ले ले, कैमरा की भी जगह ले ले, दुनिया आसान बना दे. हो सकता है ना. तो यानी ये सारे फैक्टर्स की वजह से आज की डेट में मार्केट में एकदम फोन ही फोन दिख रहे हैं. सो सप्लाई जो होती है, जैसे सप्लाई प्राइस को छोड़ के जो अदर फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, फैक्टर्स एक्सेप्ट प्राइस से इंफ्लुएंस होती है, उसको हम सप्लाई बोलते हैं. ठीक है. लेकिन अब जब बात आती है, मैं प्रोड्यूसर हूँ फोनों की, मैं फोन बनाती हूँ, मेरे बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कितनी क्वांटिटी सप्लाई करूंगी, मैं मार्केट में अपने बनाए हुए कितने यूनिट्स ऑफलोड करूंगी. तो क्या ये डिसीजन प्राइस से इंपैक्टेड होगा कि नहीं? मैं प्रोड्यूसर हूं, तुम ही प्रोड्यूसर बन जाओ, छोड़ो मुझे, तुम प्रोड्यूसर बनो, तुम्हारी फैक्ट्री है फोनों की, तुम्हें डिसाइड करना है कि 50,000 यूनिट मार्केट में लाओगे या 40,000 लाओगे या 1 लाख लाओगे. तो ये डिसीजन कि 50,000 बेचोगे, 40,000 बेचोगे, किस दाम पे बेचोगे, किस रेट पे बेचोगे, क्या ये डिसीजन प्राइस से इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो जो फैक्टर्स, जो डिसीजन, क्वांटिटी सप्लाइड is influenced by only price.
कहने का मतलब है यार, जब हम जनरल बातचीत करते हैं, जब हम जनरल कहते हैं यार इस चीज की सप्लाई देखो, बाढ़ आ गई, फोनों की बाढ़ आ गई, या आजकल लेटेस्ट ट्रेंड है, यू नो दिस okay, this is interesting, these camera lights that we use for making these videos, जो बोर्ड्स हैं, द गैजेट, सडनली इनकी सप्लाई बढ़ गई। अब इनकी सप्लाई बढ़ने के पीछे, लाइट्स का कारोबार बढ़ने के पीछे प्राइस का इम्पैक्ट नहीं है यार, इसमें इनकी सप्लाई बढ़ने के पीछे टेस्ट है लोगों का। सडनली लोग इंस्टा पे रील्स बनाना शुरू कर दिया है, एवरीवन वांट्स टू बी ऑन सोशल मीडिया, तो इनकी रेलेवेंस बढ़ गई है, इसीलिए इसकी सप्लाई बढ़ गई है, यानी प्राइस से इम्पैक्टेड नहीं है। लेकिन अब अगर मैं लाइट मैन्युफैक्चरर हूं और मेरे को बेचनी है 10 यूनिट लाइट की, तो यार दाम तो डिस्कस करूंगी ना कि इस प्राइस पे बेचूंगी मैं अपनी लाइट, ये प्राइस है। तो यही मैंने कहा, सप्लाई जो है प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइस, उसमें सिर्फ प्राइस का गेम है। यहां तक क्लियर है? ऑल गुड, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। सप्लाई की जो चेंजेस हैं, जब हमें सप्लाई के कर्व में चेंजेस दिखाने होते हैं, वो हम दिखाते हैं शिफ्ट से, इनको शिफ्ट्स बोलते हैं। शिफ्ट को क्या कहते हैं? इंक्रीज या डिक्रीज, यानी जब मुझे सप्लाई का इंक्रीज या डिक्रीज दिखाना है तो मैं उसको शिफ्ट बोलती हूँ, पूरा पूरा कर्व ही शिफ्ट कर जाता है, इंक्रीज डिक्रीज। लेकिन जब क्वांटिटी सप्लाइड के चेंजेस दिखाने हैं तो वो हम दिखाते हैं एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से। अब ये क्या है मैं अभी डायग्राम समझाऊंगी, तब समझ में आ जाएगा। और इन चेंजेस को हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। बने रहिए मेरे साथ, अभी इस भाषा को समझाती हूं मैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, डोंट वरी। ओके, सो हमने कहा कि जब सप्लाई कर्व में चेंजेस लानी है, जब सप्लाई कर्व की चेंजेस दिखानी है, तो बहुत ही सीधा शिफ्ट दिखाना है। ये देखो, ये रहा तुम्हारा सप्लाई कर्व, है ना, शिफ्ट। अब मुझे दिखाना है कि सप्लाई बढ़ गया, दिस इज एसएस सप्लाई कर्व। आई वांट टू शो कि सप्लाई बढ़ गया। हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि जब भी राइटवर्ड शिफ्ट दिखाते हैं तो उसका मतलब है सप्लाई बढ़ गई। शिफ्ट दिखाऊंगी, ये मेरा राइट हैंड है, ये लो, आई हैव ड्रॉन SS1 इंडिकेटिंग अ राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, इंडिकेटिंग कि सप्लाई बढ़ गया है। जो सप्लाई की चेंजेस जब दिखाने हैं तो या तो इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो शिफ्ट से दिखाना है। डिक्रीज कैसे दिखाऊंगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट SS2, लो जी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऊपर की तरफ दिखाया मैंने, और शिफ्ट से इंडिकेट कर रही हूं कि सप्लाई कम हो गया। जब इंक्रीज दिखाना है तो राइटवर्ड शिफ्ट, जब डिक्रीज दिखाना है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। लेकिन जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस दिखानी है तो ये शिफ्ट से नहीं दिखाया जाता, दिस इज नॉट शोन थ्रू शिफ्ट। ये कैसे दिखाया जाता है, चलो डिस्कस करते हैं। ये क्वांटिटी सप्लाइड, ये प्राइस देखेंगे, 5 की प्राइस 5 से प्राइस 10 हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड भी, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई चलता है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, वाइस वर्सा। तो जब 5 की प्राइस थी, 5 की क्वांटिटी सप्लाइड थी, पॉइंट नंबर 1। जब 10 की प्राइस थी, 10 की क्वांटिटी सप्लाइड थी, पॉइंट नंबर B, लेट्स कॉल इट A एंड B। ये रहा तुम्हारा सप्लाई कर्व। अब ध्यान दो, मैंने कहा कि जब सप्लाई में चेंजेस दिखाने होते हैं वो शिफ्ट से दिखाते हैं ऐसे, लेकिन जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंजेस दिखाने होते हैं वो शिफ्ट से नहीं होते, वो होते हैं मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। यानी आप ना सप्लाई कर्व पे टिके हुए हैं, आप सप्लाई कर्व से इधर उधर नहीं जा रहे, सप्लाई कर्व पे ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और वो हमको मूवमेंट दिख जाएगी। कैसे? अब तुम खुद दिमाग लगाओ, पॉइंट ए देखो, पॉइंट बी देखो, ये सप्लाई कर्व पर है। अब जब प्राइस 5 थी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 5 थी, और जब प्राइस 10 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 हो गई। यानी प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, यानी एक्सटेंशन हो गई। व्हाट इज एक्सटेंशन? बढ़ना। तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, यानी मूवमेंट कहां से होगी? पहले पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पे चले गए, तो ए टू बी की मूवमेंट है। अब ध्यान दें, मैंने क्या कहा, जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज होता है, इट हैपेंस मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ए की सप्लाई कर्व पे मूवमेंट हो रही है फ्रॉम ए टू बी, और क्योंकि ए टू बी में क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती हुई दिख रही है, देयरफॉर दिस इज द केस ऑफ एक्सटेंशन। तो सीधा सा फंडा यार, एक्सटेंशन, खींचना, बढ़ना। जब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, एक्सटेंशन। जब प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या? कम होना। तो अब देखो, उल्टा कर देते हैं, प्राइस पहले 10 थी, अब 5 है,
और क्वांटिटी सप्लाई भी पहले 10 थी, अब 5 है, तो पहले बंदा बी पर था क्योंकि 10 की प्राइस पे 10 की क्वांटिटी सप्लाई थी। अब बंदा ए पर आ गया, यानी मूवमेंट कहां से कहां हुई, बी टू ए। अगेन क्या सप्लाई का कर्व हमारा मूव किया, नहीं, सप्लाई कर्व के ऊपर ही ए टू बी मूवमेंट हुई। लेकिन अब क्या दिख रहा है कि प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो गई, तो क्लियरली नाउ देयर इज कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? तो सप्लाई अदर फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस, सप्लाई के चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ प्राइस से इंपैक्टेड, और इसके चेंजेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व दिखती है। क्लियर है? समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस? अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कुड बी अ डिफरेंस क्वेश्चन। अगर ये डिफरेंस क्वेश्चन आता है, जितने पॉइंट है, मार्क्स हैं, उतने पॉइंट आप लिखेंगे, और डायग्राम टेबल दोनों पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बनते हैं। एक हमेशा ध्यान रखें, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस है वो हमेशा टैबुलर फॉर्म में लिखें, मतलब ऐसे इनका डिफरेंस क्रिएट करें, इजियर फॉर टीचर्स टू चेक एंड गेट्स यू बेटर स्कोर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्विक राउंड अप करते हैं। आज की वीडियो में हमने पार्ट 2 डिस्कस किया फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई का, और हमने डिस्कस किया कि सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई का डिफरेंस क्या है। उम्मीद है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स एकदम फील फ्री होके लिखिए। आई विल बी पिकिंग अप क्वेश्चंस एंड आंसरिंग योर क्वेश्चंस ऑल द टाइम। या इफ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट, if you really like the way I teach, don't forget to like, share, subscribe and spread the knowledge around. Tell people about this channel a lot more, okay? हाँ, और अगली वीडियो करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखना बिल्कुल मत भूलना, डिफाइन करूंगी, तरीके समझाऊंगी, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा इन डिटेल। आई विल कम बैक टू यू। या टेक केयर।